हेलो दोस्तों, क्या है आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आप सबका इतना प्यार देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। दोस्त, चैप्टर अपलोड होने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है। बाकी हफ्ते में 4 दिन रोज एपिसोड आएगा, साथ में एक नई कहानी शुरू होगी। उसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 7। वही चाकू लगने की वजह से शिवा की एक चीख निकल गई, पर वह एकांश से इस तरह से देख उसने अपने मुंह पर अपने हाथों को रखकर अपनी चीख को कहीं अपने अंदर ही दबा लिया। उसके हाथों से निकल रहा खून वहीं जमीन पर फैलने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ दूसरी मुलाकात में ही इस लड़की ने एकांश पर कौन सा जादू चला दिया, जो और लड़कियां अपनी रात बिताने के बाद भी नहीं कर पाती। उससे कहीं ज्यादा शिवा को ये सोचकर डर लगने लगा था कि ना जाने एकांश इस लड़की के साथ क्या करेगा। शिवा से बेहतर एकांश के पागलपन को कौन जान सकता था। तभी एकांश अपना हाथ दिखाते हुए कहा था, ना, डोंट डू इट, अब जस्ट गेट लॉस्ट शिवा। एकांश के कानों में फिर से अकीरा की चीखने की आवाज आई। वह चाकू पर अपनी हाथ में कसते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया। ये देखते हुए शिवा भी उसके पीछे भाग गया और एकांश को रोकने की कोशिश करते हुए, नो एकांश, डोंट डू इट। शिवा ये बोलते हुए एकांश को रोकने की कोशिश करने लगा। वही एकांश को देखते ही सामने खड़ी अकीरा बेहद ही खुशी के साथ एकांश की तरह बढ़ी और बोलने लगी, हाय माय लव। ये बोलकर वो जल्दी साथ ही एकांश को हक करने ही वाली थी कि एकांश अपना खून में सना हुआ चाकू आगे करके अपनी उंगलियों पर घुमाने लगा, जो लगभग उसके उंगलियों में के अंदर जा चुका था। खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी थी, जिसे देखते ही अकीरा तुरंत ही अपने बाल पीछे करते हुए वहीं रुक गई और अपनी पलकों को बिना झपकाए एकांश को देखते हुए, यू नो वॉट, तुम ना किसी किलर के जैसे अभी दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट शॉट लग रहा। अगर डैड होते ना तो वह इसका एक शॉट जरूर लेते तुम्हारे ड्रामे के लिए। ये सुनते ही एकांश ने उसे चाकू को अपने मुट्ठियों में कसकर अकीरा की तरह बढ़कर उसके चेहरे को पढ़कर उसे चाकू को डायरेक्टली उसके चीक्स में हाला दिया, जिससे अकीरा जोर से चीखने लगे। वही शिवा ने अपने हाथों को अपने आंख पर रखकर वह एकांश की तरह बढ़ाना चाहता था, पर वह ना जा सका। अकीरा अपनी रोने सी शक्ल के साथ एकांश को देखने लगी। वही एकांश बोलने लगा, तुम्हें पता है तुम्हारी यह बिचेस वाली साउंड मेरे कानों में कैसे गूंजती है और मुझे दर्द होता है, बताओ अब कैसा महसूस हो रहा है। एकांश के ये बोलते ही अकीरा के चेहरे पर दर्द तो दिखाई दे रहा था। वह एक स्माइल करते हुए उसने अपना हाथ के एकांश के हाथों में थमाते हुए, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, जैसे मैं तुम्हारी इश्क के दर्द में हूं तो मुझे मार भी डालो ना, कि तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी कभी कम नहीं होगी। और वैसे भी आई डोंट लाइक हीरोज, मैंने तो विलेन से मोहब्बत की है, जैसे ड्रामे में तुम। और आज तुम्हारा ये शॉट देखकर समझ में आया, और लड़कियां क्यों तुम पर जान देती है, पर उन्हें देखने हक है, पर तुम्हें छूने का नसीब तो सिर्फ मुझे मिला है। ये सुनते ही एकांश के होंठ पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वह अकीरा को चीक्स के पास से चाकू को फेंकते हुए उसने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ा और अपना हाथ फॉर्मल टाइप से दिखाते हुए, गुड नाइट बेबी डॉल, मैं डिनर पर जरूर आऊंगा। ये सुनते ही अकीरा एक स्माइल करते के साथ उसने अपने चेहरे का खून साफ कर लिया और बोलने लगी, जानती थी तुम जरूर आओगे, क्योंकि तभी अकीरा की नज़र पीछे पड़ी, जहां उसे कोई लड़की नजर आई जिसकी खुले हुए लंबे बाल, जीन्स और वाइट शर्ट में जिसके चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी। अकीरा चौंकते हुए पीछे घूमकर बोलते हुए, हु इज शी। एकांश अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए पीछे देखने लगा, जहां अनमोल दरी सहमी हुई सी खड़ी थी। वह एकांश को देखते ही एक कदम पीछे हट गई। एकांश साइको वे में अपना गर्दन अकीरा की तरफ घुमाते हुए, मेरी दीवानगी, एनी प्रॉब्लम। अकीरा के दिल में जैसे आग लग गई हो, वह एकांश को देखने लगी। साथ में उसने अपना एक पैर पटकना शुरू ही किया था, पर वह जानती थी एकांश को नई नई लड़कियों से खेलने का शौक है। वह ज्यादा ध्यान आते देते हुए पीछे देखे ही जा रही थी कि एकांश अपने हाथों से उसे जाने का इशारा करने लगा। अकीरा बेहद गुस्से के साथ ही वहां से जाने लगी। एकांश शिवा की तरफ देखते हुए, जिमे, तुम्हें पता है क्या करना है आगे। ये बोलते हुए एकांश अनमोल के पास आने ही लगा था कि शिवा बीच में क्या आकर बोलने लगा, उसकी गलती को माफ करो और अब उसे जाने दो, मैंने पता क्या है,
ये लड़की एक छोटे से शहर में उसी दिन मुंबई आई थी और शायद गलती से तुम्हारे प्रीमियर के बीच आ गई और लोग तो उसे देखेंगे ना जब कोई भी अनजान लड़की स्टेज आ जाएगी। एकांश शिवा के आंखों में देखते हुए, वही तो जिमे पिछले 3 घंटे तक मैंने उसे देखा है बिना अपनी पलकों को एक बार भी झपकाए है और मैंने ये देखा यू नो वॉट बहुत से लोग मुझे अपने स्क्रीन पर देखेंगे अपने ड्रामे के विलेन और हीरो की तरह और मैं अपनी शुगर लिप्स को दीवानों की तरह सिर्फ मैं देखूंगा, हमेशा अपने पास में रखूंगा और यूं ही हमेशा देखूंगा ताकि कोई ऐसे ना देख पाए जैसे उस दिन देख रहे थे। ये सुनते ही पीछे से अनमोल की आंखें फैल गई, वह जोर से चीखते हुए, हैं कौन आप जो हमें यहाँ कैद करना चाहते हैं? खरीद लिया है क्या हमें पहले हमारे साथ ही? अनमोल बिल्कुल खामोश हो गई, उसका गला भर आया था। एकांश जोर जोर से हंसते हुए, अपनी उंगली दिखाते हुए शी इज टॉकिंग विद मी लिसन जिमी। अनमोल को एकांश की हंसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है हो रही थी, जो डरने वाली लग रही थी। उससे बहुत ज्यादा उसने अपने हाथों को अपने होठों को फेरकर पूछना शुरू कर दिया और याद करना शुरू कर दिया कि कैसे एकांश उसे यहाँ उठाकर लाया। उसे सब एक डरवाने सपने जैसा लग रहा था, वह बस वहां से जाने के लिए आगे बढ़ने लगी थी कि एकांश ने अनमोल को पीछे से हक कर लिया, अपना गला अनमोल के कंधे पर रखते हुए। कहाँ जा रही हो शुगर लिप्स, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आई कांट लेट यू गो एनीवेयर नाउ। एकांश के बोलते ही अनमोल की आंखें फैल गई, वो एकांश को खुद से छुड़ाने लगी थी। एकांश ने अनमोल को छोड़ दिया और फिर से एक टक उसे ही देखने लगा, वो कभी अनमोल की आंखें तो कभी उसका चेहरा जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा और एक एकांश से भागने की बेचैनी। अनमोल अपनी उंगली दिखाते हुए, लिसन टू केयरफुली मिस्टर, आई कांट नेवर बी विद यू। ये सुनते ही एकांश ने अपने हाथों को ऊपर उठकर क्लैप करना शुरू कर दिया और बोलने लगा, सस्ती चीज तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं आती, सो शुगर लिप्स, जैसे कि मैंने पूछा, बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ। एकांश ये कहते हुए अनमोल की कमर में हाथ लगाकर बिल्कुल उसे अपने करीब खींचकर उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए, जो सब कुछ मेरा होगा सिर्फ मेरा, एकांश सूर्यवंशी का। ये सुनते ही अनमोल ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो एकांश ने अपनी उंगली को अनमोल उसके होठों पर रखते हुए, नहीं शुगर लिप्स, देखो कौन तुम्हारे सामने खड़ा है, वो स्टार जिसे बस सब दूर से देख सकते हैं, पर तुम्हें मेरे पास रहने का ऑफर है। यू नो तुम मुझे रिजेक्ट का ख्याल भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह तो तुम्हें मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए था, मेरा उस टाइम को बर्बाद करने से पहले जब उनकी नज़रें मुझसे हटी थी और तुम आई थी। मैं देखना चाहता हूँ क्या है तुम्हारे अंदर जिसने मेरी फैंस का अटेंशन खींच लिया था। आई वॉन्ट टू बी इन अ लिविंग रिलेशनशिप विथ यू, और अपनी इस तलब को जानना चाहता हूँ जो तुम्हें देखकर मेरे दिल में उठी थी और मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। ये बोलते ही एकांश ने अनमोल के होठों पर उसने अपने होठों से थामा ही था कि अनमोल ने तुरंत ही एकांश को धक्का देकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा और बोलने लगी, हिम्मत भी कैसे हुई आपको हमारे साथ ये दोबारा करने की, उससे कहीं ज्यादा अपनी इस नॉनसेंस बातों की हमारे सामने कहने की? अरे आप पूरे पगला गए हो क्या? आपको किसने एक्टर बना दिया? आपको तो किसी पागलखाने में बंद होना चाहिए, और जरूर आप ही के साथ आपके फैंस भी पूरी तरह पागल है। तभी तो आप जैसे घटिया सोच वाले इंसान को पसंद करते हैं, जो पैसे से एक लड़की को खरीदना चाहता है। आपको रिजेक्ट तो क्या मैं तो कभी देखूं भी ना, भले ही आप कहीं के भी कोई चमकता हुआ सितारा हो, भूलिएगा नहीं वह चमकने के लिए किसकी रोशनी लेता है। ये कहते हुए अनमोल दरवाजे की बढ़ने लगी थी। एकांश का थप्पड़ की वजह से उसका चेहरा दूसरी तरफ लुढ़क गया था। उससे कहीं ज्यादा अनमोल की बातें सुनकर वो अपनी हेजल आइज से अनमोल को देखने लगा, जो दरवाजे से बाहर जाने वाली होती कि एकांश आगे बढ़कर अनमोल के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे अनमोल के एकांश की तरफ होकर वही जमीन पर गिर गई। एकांश ने अपने पैर आगे बढ़ाया, इसके नीचे अनमोल का हाथ आ गया, वह जोर से चीखने लगी। एकांश वही जमीन पर बैठते हुए उसने झटके के साथ ही अनमोल के हाथों को, जख्मी हाथों को पकड़ उसे पर अपने होठों से फूंक मारते हुए, सहया ज्यादा दर्द हो रहा है शुगर लिप्स, यू नो वॉट, तुमने मुझे हॉट कर दिया, मेरे दिल में इससे ज्यादा हट हो रहा है, हाउ डेयर तुमने मुझे ठुकरा दिया। ये बोलते ही अनमोल एकांश की तरफ देखने लगी।
जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जिससे खून की बूंदें बस उसकी आंखों से बाहर आ जाएंगे। उससे कहीं ज्यादा एकांश के भावे तनी हुई थी, जिसे एकांश बेहद खतरनाक नजर आ रहा था, जो कहीं ना कहीं अनमोल को डरा दिया था। एकांश तुरंत ही अपना गार्डन टेढ़ा करके घुमाते हुए, मैंने तो तुम्हारी मर्जी से अपने पास तुम्हें रखना चाहा, गुड बॉय की तरह, बट आई गेस यू लाइक बैड बॉय वॉक। आई नो लड़कियां नखरे दिखाती है। सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तुम्हें मैं वहां रखूंगा। ये सुनते ही अनमोल की आंखें फैल गई थी। वो बस डरते हुए पीछे जाने लगी थी। एकांश अपने होठों की कातिलाना स्माइल के साथ ही उसने छोटी बच्ची की तरह अनमोल को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे ले जाने लगा, जिसे देखते ही अनमोल ने चीखना शुरू कर दिया। पर एकांश ने ले जाकर अनमोल को एक अंधेरे कमरे में फेंक दिया और बाहर वहीं खड़ा होकर दरवाजे को बंद कर अनमोल की चीखने की आवाज़ स्माइल से सुनते हुए सिगरेट जलाने लगा था। वही शिवा आकर एकांश से बोलने लगा, क्या कर रहे हो तुम? कोई गैंगस्टर नहीं हो, वह एक नॉर्मल नॉर्मल सी लड़की है। क्यों तुम उसे पर इतना टॉर्चर कर रहे हो? भला कोई लड़की कैसे तुम्हारे इस डील को एक्सेप्ट कर सकती है? ये सुनते ही एकांश तुरंत ही अपने होठों का सिगरेट शिवा के मुंह में लगाते हुए, जिमी रेडी माई कार, मुझे डिनर के लिए जाना है। मेरे फैंस मेरा वेट भी तो कर रहे होंगे और इसका तो दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। तुमसे बेहतर मुझे कौन जान सकता है, और मुझे कोई नहीं ठुकरा सकता। मैं खुद ही चमकता सितारा हूँ और उस आसमान पर अपनी एक पहचान बनाई है। शुगर लिप्स मेरे दिल में दीवानगी लाकर रिजेक्ट नहीं कर सकती। I am the moon that everyone wants to have, but this moon now needs only sugar lips। मैं वह चांद हूँ जिसे सब पाना चाहते हैं, पर इस चांद को अब शुगर लिप्स चाहिए। क्या एकांश अनमोल जैसे पंछी को ऐसे ही अपने घर में कैद कर कभी उससे प्यार भी कर पाएगा, या बस उसे अपनी दीवानगी बनाकर सबसे छुपा कर अपने पास ही रखेगा? क्या अनमोल की जिंदगी ऐसे ही मुंबई में रहकर कैद हो जाएगी, या वह यहाँ से बाहर निकाल पाएगी? सवाल तो बहुत होंगे जानने के लिए। पढ़ते रहिए दीवानगी की हर एक हद पार, तू दीवानगी है मेरे साथ। BYYY। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 8। एक छोटी सी लड़की अपने डाल से खेल रही थी। वही उसके पास से अचानक से एक औरत, जिसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मार दिया, वह अचानक से वही जमीन पर गिर पड़ी। वो औरत बेहद गुस्से के साथ ही अपने रोने की आवाज के साथ, अजी आप आखिर क्यों आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहत हो? आपकी एक बिटिया हो ही गई है, आपको आखिर कब तक एक कहानी से लिख लिख कर बस कागज को बर्बाद करते रहोगे? वो तो जेठ जी हमारे खाने का इंतजाम करत हो, वरना आपके इस लेख से हमारे मुंह में तो एक निवाला भी ना आवत। ये सुनते ही उस शख्स ने बड़ी बेरुखी के साथ ही उस औरत के बालों को पकड़ लिया और कहने लगा, बकवास बंद करो, तुम हमारे सामने अपनी जबान से अपशगुन बातें बोलाना। तुम्हारी कड़वी जबान के चलते ही हमें आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। यह कोनो कागज का टुकड़ा नहीं, हमार जिंदगी है जिस पर हम अपने सपनों को लिखत है। इस तरह अपने माँ बाप को लड़ता हुआ देखकर वह बच्ची आकर उसने अपने बाबा के पैरों को पकड़ लिया। वह शख्स तुरंत उस बच्चों को गालों को छूकर अपने होठों पर किस करते हुए, तुम्हारे पापा जल्दी ही लौट के आएंगे और बहुत बड़े आदमी बनकर तुम देखना, और हम कैसे ये साबित करेंगे कि हमारा लिखा हुआ कहानी हो या कुछ भी ऐसे ही बर्बाद नहीं होगा। तुम भी सुन लो कान खोलकर। ये बोलते ही वह शख्स वहां से चला गया। उसने दरवाजे को बंद कर दिया। उसे कमरे में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। वही उस बच्ची की माँ जोर जोर से वही रोने लगी। वो छोटी बच्ची महज बस 3 साल की ही थी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ही बाहर देखे जा रही थी, जिस दरवाजे से उसके बाबा गए थे। वही कमरे का अंधेरा उसे डराने लगा था। उसे छोटी बच्ची ने चीखना शुरू कर दिया। वह अपनी तुतली जबान से कहने लगी, पापा पापा। तभी अचानक वहां किसी के हाथ बढ़ने लगा, जो किसी दरिंदगी की तरह किसी लड़की को नोचे से जा रहा था। अनमोल एकांश के बंद किए हुए उस कमरे में और जोर जोर से चीखने लगी, बाबा। वही बाहर खड़ा दरवाजे से अपने सर को का शिवा उसके होंठों से लेकर चेहरे पर काफी ज्यादा मायूसी छाई हुई थी। वह अनमोल को इस तरह से नहीं देख पाता। वही उस कमरे में बस बहुत सारे कबूतर बंद हुए पड़े थे। वह कमरा पूरी तरीके से कमरा खाली था, जहां बस कबूतरों की आवाज और फड़फड़ाहट से सुनाई दे रही है, जैसे उन्हें कई दिन से बंद करके रखा गया हो।
अनमोल ने जमीन पर ही खुद को सिमटने शुरू कर दिया। उसके कानों में किसी की आवाज आने लगी, मैं वापस लौट कर आऊंगा, तुम भी अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानना अनु, मैं वापस आऊंगा। ये और कोई नहीं अनमोल के पिताजी थे, जो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे अपने सपनों के लिए, पर वापस लौटकर कभी नहीं आए। वही शिवा डरकर जब उसने देखा अनमोल की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो उसने जल्दी से दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। उसकी नज़र अनमोल पर पड़ी, उसने तुरंत अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन कर दिया। अनमोल शिवा को अपने सामने देखकर डर से पीछे होने लगी। अचानक वही शिवा गिर गया। अनमोल उस अंधेरे कमरे के छोटी सी खिड़की से निकालकर भागने लगी। मुंबई बीच साइड। मुंबई के जाने माने बीच साइड एरिया में चारों तरफ रजिस्टर्ड एरिया लगाया गया था। हर तरफ से पुलिस ने अपने खाम्बे के साथ नो एंट्री का बैनर लगाया हुआ था। वहां से लोगों को आने से सख्ती से मना किया गया था। वही उसी एरिया में किसी को एक चेयर पर बांध के रखा गया था। सामने एक बड़ी सी शिप खड़ी हुई थी। देखने से उस शख्स को ऐसा लग रहा था जैसे वो बंधा हुआ शख्स सामने शिप का ड्राइवर हो, जो बस जोर जोर से चीख ही जा रहा था। वही कोई उसके बगल में ही खड़ा, जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। उसने ऊपर एक हुडी पहना हुआ था। उसके हुडी में पूरे 7 कलर्स थे, जो रंग बेरंगा नजर आ रहा था। साथ में चेहरे को पूरी तरह से पेंट में डुबाया हुआ जोकर के जैसे बनाया हुआ था, जिससे बस उसकी 2 आंखें ही नजर आ रही थी। देखने से वो कोई जोकर से कम नहीं लग रहा था, या यूं कहे कि वह पूरा ही जोकर ही था। उसके होठों के पास लाल बड़े बड़े हुए निशान, जो देखने से ऐसा लग रहा वो बड़ी सी स्माइल हो। बच्चे जिसे देखकर खुश हो जाए, पर सामने बंधे हुए शख्स को उस जोकर में अपने लिए यमराज देख पा रहा था, जो किसी भी पल उसकी जान ले सकता था। उसके हाथ में एक नुकीला तेज स्क्रूड्राइवर था, जिससे वो जोकर समाने शख्स के चेहरे को उस स्क्रूड्राइवर से चेहरे पर पेंटिंग करने का दिखावा करते हुए खरोच बना रहा था, जिससे वो शख्स दर्द से चीख रहा था। उसने वो स्क्रू उस शख्स के पैरों में थे मारा, और तुरंत ही वही गोल घूमते हुए अपने हाथों का लाइटर उस शख्स के ऊपर दे मारा, जिससे वह शख्स वही धू धू करके जलने लगा और जोर जोर से चीखने लगा, अंडस्को, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पर वही उसे मारने वाला शख्स कोई और नहीं, मुंबई का किलर, जो आजकल लोगों को ऐसे ही मार रहा था इंसाफ दिलवाने के लिए, पर तरीका गलत। वो जोकर उस शख्स की चीख पर एक जोकर की तरफ फनी स्टेप किया जा रहा था और डांस कर रहा था, जो देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। देखते देखते वह शख्स जलकर वहीं मर गया। दूसरी तरफ रोड पर अनमोल भागे जा रही थी, जिसके सामने शिवा का आना याद आने लगा, कैसे वो उसके पास आया था। शिवा टॉर्च की रोशनी में अनमोल की खूबसूरती देखने लगा। उसकी टिमटिमाते हुए आंखें, उसके आंखों का फैला काजल, उसके बाल, जिसे देखते ही शिवा की नज़र ही नहीं हट रही थी। शिवा वह समझ गया अनमोल के पीछे एकांश कैसे क्यों पागल हो गया। वह अपना हाथ आगे करते हुए, देखो लड़की, नहीं तुम मुझे जानती हो, नहीं मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुम्हारी बातों को और तुम्हें देखकर मालूम हुआ है हम दोनों एक ही शहर से हैं। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, भाग जाओ और वापस कभी एकांश की जिंदगी में लौटकर नहीं आना। ये शहर छोड़ देना, क्योंकि तुम नहीं जानते तुमने कौन से शेर की पिंजरे में गलती से आने की कोशिश की है। अनमोल ये सब कुछ रोड पर भागते हुए सोचे जा रही थी। उसकी सुनसान रास्ता, उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज थी। उसके सामने बार बार एकांश का चेहरा और उसकी डील की बातें याद आना, जो उसने अंदर तक डराए हुए उसे अंदर तक झकझोर के रख दिया था। तभी अचानक अनमोल के सामने कोई औरत नजर आने लगी, जो कि साड़ी में पहनी हुई, उसके बाल पूरी तरीके से उसके चेहरे पर। ये देखते ही अनमोल की आंखें फैल गई। वह जाकर जल्दी से उसने उस औरत को हक कर लिया और बोलने लगी, माँ आप यहाँ आ गई। पर अनमोल की माँ उसकी एक वहम थी, जिससे अनमोल के पैर वही लड़खड़ा गए। इससे पहले वह जमीन पर गिरती किसी के हाथ अनमोल की कमर पर थम गए। अनमोल अपने भाग रहे सांसों को उठाकर सामने देखने लगे, जहां जोकर के गेटअप में कोई खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही अनमोल वही पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ी। वही वो जोकर अपना हाथ हवा में हिलने लगा और अनमोल को ग्रेट करते हुए अपने खून में सने हुए हाथ से एक चॉकलेट निकालकर उसके आगे दिखने लगा। अनमोल चारों तरफ देखने लगी। वह वहां पहुंच चुकी थी जहां आजकल मुंबई बहुत ही ज्यादा खून हो रहे हैं, साथ में वहां पुलिस के बैनर्स भी लगाए गए हैं। दूर उसे कुछ चलता हुआ नजर आया।
अनमोल डरकर पीछे जाने लगी। तभी अचानक वह खड़ी होकर सामने देखते हुए बोलने लगी, तुम वही हो ना, लोगों की मदद करत रहो, मेरी भी मदद करो, मुझे अपने बाबा को ढूंढना है। मेरी बहन का हाथ छूट गया और जब हम यहाँ आए एक राक्षस से टकरा गए और वह राक्षस एकांश सूर्यवंशी। उसके बाद किसी ने हमारा रेप कर दिया, हमें बेरहमी से मारने के लिए छोड़ दिया। हम दर दर भटक रहे हैं, हमारी मदद करो, हेल्प मी प्लीज़ हेल्प मी। आज पहली बार इस शहर में कोई हमें ऐसा मिला है जिसे देखकर हमें डर नहीं लागत है, बल्कि खुशी हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये बोलते ही अनमोल के उस जोकर ने अपना गार्डन टेढ़ा करना शुरू कर दिया। अनमोल वही जोर जोर से बैठकर रोने लगी और अपने सर को जमीन पे रख दिया था। वो नहीं जानती थी वह किससे कौन सी बातें कर रही है, पर अनमोल के साथ जो हुआ था दिल दहला देने वाला था। तभी उसके सर पर किसी के हाथ सॉफ्टली महसूस हुआ और कोई नहीं, सामने खड़ा वही जोकर था जो अनमोल के बह रहे चेहरे से उसके आंसू साफ करना शुरू कर दिया था। तभी पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। ये देखकर वह जोकर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, गो अवे फ्रॉम हियर प्रिंसेस राइट नाउ। ये बोलते ही वह जोकर जोर से चीख पड़ा, जिसे अनमोल तुरंत ही अपने लखा रहे पैरों पर खड़ी होकर वहां से जाने लगी। वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बीच पर दौड़ने लगे थे। देखते देखते वह जोकर भी वहां से दूसरी एरिया में चला गया। अनमोल भागते हुए रोड पर जाते जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक कार आ गई। अनमोल डरते हुए पीछे जाने लगी। तभी उस कार का दरवाजा खुल गया, जिसमें से वेदांश बाहर आया। वेद को बाहर आता देखकर अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई थी। वह तुरंत ही अपने जख्मी घुटनों के साथ ही खड़ी होकर उसने जाकर वेद को गले लगा लिया। अनमोल को इस हालत में देखकर वेद की आंखें फैल गई थी। उसने अपना हाथ अनमोल के सर पर रख दिया और सहलाने लगा। तभी वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आकर बोलने लगे, हमें ये लड़की चाहिए। आखिर क्यों अनमोल के बाबा उसे छोड़कर चले गए और वापस लौटने का वादा करके कभी लौटकर नहीं आ पाए? क्या अनमोल कभी अपने बाबा से मिल पाएगी? कौन है ये जोकर जो मुंबई में सबको मारे जा रहा है? क्या अनमोल की वह मदद करेगा? क्या अनमोल को कभी पता चलेगा उसका रेप किसने किया था और इसकी बर्बादी की कहानी किसने लिखी? क्या अनमोल जैसी दर दर भटक रही लड़की को उसका प्यार मिलेगा या उसकी जिंदगी यूं ही किसी की दीवानगी बन के रह जाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहे अपने हर सवालों के जवाब तू दीवानगी है मेरे साथ। BYYY दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जाने से पहले जरूर बताइएगा आपको यह एपिसोड कैसा लगा, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 9, पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। ये देखकर वह जोकर के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, गो अवे फ्रॉम हियर प्रिंसेस राइट नाउ। ये बोलते ही वह जोकर जोर से चीख पड़ा, जिसे अनमोल तुरंत ही अपने लखा रहे पैरों पर खड़ी होकर वहां से जाने लगी। वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बीच पर दौड़ने लगे थे। देखते देखते वह जोकर भी वहां से दूसरी एरिया में चला गया। अनमोल भागते हुए रोड पर जाते जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक कार आ गई। अनमोल डरते हुए पीछे जाने लगी। तभी उस कार का दरवाजा खुल गया, जिसमें से वेदांश बाहर आया। वेद को बाहर आता देखकर अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई थी। वह तुरंत ही अपने जख्मी घुटनों के साथ ही खड़ी होकर उसने जाकर वेद को गले लगा लिया। अनमोल को इस हालत में देखकर वेद की आंखें फैल गई थी। उसने अपना हाथ अनमोल के सर पर रख दिया और सहलाने लगा। तभी वहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आकर बोलने लगे, हमें ये लड़की चाहिए। और आप कौन हैं? ये सुन वेदांश सामने पुलिस ऑफिसर की तरफ घूम गया। वेदांश को देखते ही पुलिस ऑफिसर ने अपना हाथ वेद की तरफ निकालकर, आप यहाँ और ये लड़की, हमने इसे कुछ पूछताछ करना। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया में थी जहाँ अभी एक मर्डर हुआ है। ये सुनते ही वेदांश ने अपनी उंगली दिखाना शुरू कर दिया। वो पुलिस ऑफिसर बड़ी ध्यान से वेदांश की उंगली देख रहे थे, जिस पर खून लगा हुआ था, पर वेदांश को वह जानते थे वह कौन है। उन्हें सवाल पूछने की हिम्मत ही ना हुई। वेद बोलने, दिस इज माई गर्ल और ये मुझसे वहाँ नाराज होके गई थी। मैं तुम्हारे सीनियर ऑफिसर से जो भी डिस्कस करना होगा कर लूँगा, फिलहाल गेट लॉस्ट। ये सुन अनमोल वेद को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं थे। ये बोलते हुए वेद अनमोल को लेकर अपनी कार में बैठ गया। उसकी कार धूल उड़ाती हुए वहां से निकल गई।
रघुवंशी विला। रघुवंशी विला में जया पर डरी हुई घूमते हुए बोलने लगी, दादू दादू मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ना हो, एक तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने उससे कहा था वह आज डिलीवरी करने ना जाए, ना जाने क्यों उसे जॉब करनी है, अभी तक क्यों नहीं आई। उस इडियट को फ़ोन भी चलाने नहीं आता। और मेघा से बात की, उसने भी अनमोल के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनते ही दादी कुछ सोचते हुए, बिटिया फिक्र मत करो, वह आ जाएगी। जया की नज़र सामने खड़ी एक औरत पर गई जिसकी उम्र 40 से 45 साल होगी। बिल्कुल परफेक्ट साड़ी से लेकर से पहनी हुई, कानों से लेकर हाथों में सोने की चूड़ियां, होंठों की एक स्माइल करते हुए सोफे पर बैठने लगी और बोल पड़ी, अनमोल जया की दोस्त है ना, तो उटपटांग होगी तुम्हारी तरह। जरूर वो तुम्हारी तरह किसी स्ट्रीट फूड पर तारे देखते हुए पाव भाजी खा रही हो। अपनी माँ से ये सुनते ही जया तुरंत अपना पैर पटकते हुए, क्या सच में? तो वह अकेले कैसे खा सकती है? सो इरिटेटिंग। हाँ दादू। जया के कहते ही उसके दादू और उसकी माँ ने जया की बातों पर हंसना शुरू कर दिया। वही जया सोफे पर बैठ गई थी, उसकी नज़र सामने से आ रहे हैं उसके भाई पर, वेद पर पड़ी, जिसने अनमोल को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। ये देखते ही जया दादू को देखते हुए, दादू। वेद अनमोल को अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा, जिसे देखते ही सभी लोगों की आंखें फैल गई। दादी कुछ पूछ पाती ही कि जया ही बोल पड़ी, वेद भाई क्या हुआ, मेरी दोस्त को आप उसे इस तरह से क्यों लेकर आ रहे हैं? वेदांश ने जया की बातों को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह डायरेक्ट ऊपर की तरफ ले जाकर उसने अनमोल को आपने एक कमरे में सुला दिया, जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी और उसके पैर से लेकर उसके घुटने और सर पर चोट लगी हुई थी, जहां से खून निकल रहा था। वेदांश बड़े ही ध्यान से अनमोल को देखे जा रहा था। तभी वेदांश के एक मोबाइल पर एक कॉल आया, जिसे पिक करते ही पर वेद का चेहरा पूरी तरीके से सख्त हो गया, पर उसके होठों पर एक स्माइल थी, क्योंकि उसकी नज़रें तो अनमोल पर ही टिकी हुई थी। तभी वहां जया आकर उसने अनमोल को देखना शुरू कर दिया और घबराते हुए, भाई क्या किया है आपने इसके साथ? आई नो यह आपने ही किया है। क्यों किया है आपने? क्या इसलिए कि हमने बिना अपनी परमिशन से इसे अपॉइंटमेंट कर लिया? ये सुनते ही वेद की आंखें छोटी हो गई। इससे पहले वह कुछ बोल पाता, जया तुरंत ही उसने रोना शुरू कर दिया और बोलने पड़ी, क्यों भाई क्यों? क्या आपको दिखाई नहीं दिया? ये मेरी ही तरह है। ये सुनते ही वेद बेहद गुस्से के साथ ही बोलने लगा, शट अप जया, मैंने कुछ नहीं किया है, यह मुझे सड़क पर भागती हुई मिली। आई डोंट नो हुआ क्या है, डॉक्टर को कॉल कर दिया है मैंने। वेद के कहते ही दरवाजे से एक लेडीज डॉक्टर आगे आ गई। उन्होंने अनमोल को देखना शुरू कर दिया। वही अनमोल को चोट को साफ करने लगी। वही अनमोल डर से ही कांप रही थी, जिसे देखकर वेदांश की आंखें फैलती जा रही थी। जया वही जोर जोर से रोने लगी, तो वेदांश उसके सर पर हाथ रखते हुए, जया कॉमन स्टॉप क्राइम, मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है, और किया रहता तो शायद ये सुनते ही जया अपने भाई को गुस्से से देखने लगी और बोलने लगी, कोशिश भी मत कीजिएगा भाई, वरना आपकी बहन आपको जान से मार देगी, जैसे आप लोगों को मारते फिरते हो। जया की बातें सुनकर वेद कुछ बोलने वाला था कि उनकी नज़र अनमोल पर पड़ी, जिसे होश आने लगा था। अनमोल के सामने एक बार फिर से वह जोकर, लाश का जलना, उससे पहले एकांश का टॉर्चर सब याद आने लगा। अनमोल का बार बार उससे चीखकर बोलना कि वह उसकी हेल्प करे। अनमोल उठने की कोशिश करने लगी, पर उसके घुटने छीलने की वजह से वो तुरंत ही वहीं सिमट के रह गई। वह अपनी आंखें खोलकर सामने जया पर, वेद और डॉक्टर को देखने लगी। जया ने तुरंत ही अनमोल को हग कर लिया और बोलने लगी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं जानती थी तुम जरूर मुसीबत में फंस गई है। हाउ रूड, हाँ बताया भी नहीं, और अपना मोबाइल क्यों पिक नहीं किया? ये सुनकर अनमोल जया को देख कहने लगी, तुमको भी उसी मुसीबत में फंसना था क्या जो तुम्हें बुलाती? अब जानबूझकर कोई नहीं करता ऐसा। ये सुन जया हंसने लगी। वेद सख्त लहजे में बोलने लगा, क्या हुआ था अनु? वेदांश के ये कहते ही अनमोल ने वेद को देखना शुरू करने लगा। उसकी आंखों से बूंदें छलकने लगी, क्योंकि अनमोल को अनु सिर्फ उसके बाबा ही बुलाते थे। वेदांश का उसे अनु कहना जैसे उसको दिल को छू गया हो। वही वेदांश की भी नज़र अनमोल से नहीं हट रही थी। जया कभी अपने भाई को देख रही थी तो कभी अनमोल को। वह अपना हाथ बीच में लाते हुए, वह जस्ट स्टॉप इट, हाँ ये आंखों की गुस्ताखियाँ,
ये मेरी बेइज्जती है और भाई आपको लोगों को मारना ही शोभा देता है, इस तरह से किसी लड़की को देखकर डराना नहीं। ये सुनते ही वेदांश ने अपनी नज़रों को फेर लिया और अपनी आंखें दिखाते हुए जिया से, मैंने किसी को नहीं डराया। जिया मुंह बनाते हुए वह तुरंत ही अनमोल का हाथ पकड़कर, तू चल मेरे कमरे में, ना जाने तेरे साथ और क्या हो जाए। वेदांश ने तुरंत अनमोल का हाथ पकड़ लिया और जिया से छुड़ाते हुए, अनु कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर जिया की आंखें फैल गई। तभी वेद जिया की आंखें देखकर, मेरा मतलब है, ये घायल है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, इससे अभी भी आराम की जरूरत है। वेद की बातें सुनते ही जिया तुरंत पर बैग पर खड़ी होकर, भाई आप जाओ यहाँ से, यह आपकी वाइफ नहीं है जो आप इसे अपने कमरे में रखने वाले हो। सुबह कौन था जो मेरी दोस्त को डरा रहा था? अभी इरादा कुछ और है। ये बोलते ही वेद तुरंत जिया को बेहद गुस्से से देखने लगा था। तभी कमरे में आ रही दादी को देखते ही अनमोल उनकी तरफ बढ़ने वाली थी कि दादी तुरंत ही अपनी धीरे धीरे जाकर अनमोल के बगल में ही बैठने लगी। वेद दादी की मदद करने वाला था कि दादी अपना हाथ आगे करते हुए, रहने दो बिठवा, हमारे हड्डियों में इतनी ताकत बची है, हम अपनी बहू का ख्याल रख सकत है। ये सुनते ही अनमोल की आंखें फैलने लगे। वही वेदांश के होठों पर फिर से एक स्माइल आ गई, जिसे देख जिया ने मुंह बनाना शुरू कर दिया। वह दादी को घूरते हुए, दादू यहाँ पर कोई सास बहू की साजिश चल रही है, मेरी बेइज्जती को मुझसे छीनने की प्लानिंग हो रही है। क्या 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 प्लान हो चुका है जो मुझे नहीं पता है? ये बोलते ही दादी अपना हाथ आगे करते हुए, तुम तो चुप ही हो जाओ, जब भी बोलती हो बकवास चीज ही बोलत हो। दादी अनमोल के चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए, कहाँ चली गई थी, तुमको पता हो है ना, हम तुमको देखे बिना नहीं रह सकत है। ये सुनते ही अनमोल ने अपना हाथों से दादू के हाथों से थाम लिया और तुरंत उसने अपना सर दादी की गोद में रखते हुए, हम कहाँ जा सकत है, हम कहीं नहीं गए थे दादी, बस आपने वह जो कहानी सुनाई थी ना परी और राक्षस की, वैसे ही परी के पीछे एक राक्षस आ गया था, पर उस परी को उसे मुसीबत से उसका राजकुमार निकालने तो आया था, पर हमारे नसीब में शायद ऐसा कोई भी नहीं। ये सुनते ही वेद बीच में ही बोलते लगा, रियली अब समझ में आया दादू को तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों है, बिकॉज दादी के पास भी ऐसे ही डिस्गस्टिंग बातें हैं, और तुम्हारे पास भी। वेद का मोबाइल रिंग हुआ, जिसे देखते ही वेद कमरे से बाहर चला गया। वहीं अनमोल दादी की आंखों में देखने लगी थी। होटल ताज। दूसरी तरफ एकांश अपने हाथों को वहां टिश्यू पेपर से साफ करते हुए, ओके मिस्टर तेज, आपका डिनर वाकई में टेस्टी था, बट अब स्टार के जाने का टाइम हो चुका है। ये सुनते ही अकीरा के डैड अपने हाथों का वाइन दिखाते हुए, ओके एकांश, कल से ही तुम सूट पर आ रहे हो, और जो हुआ आई थिंक हमें उसे भूल जाना चाहिए, चाहे डायरेक्टर का मर्डर हो या उस लड़की का तुमसे टकराना। ये सुनते ही एकांश ने अपना गार्डन टेढ़ा करना शुरू कर दिया। तभी अकीरा एकांश को देखते हुए, तुम्हें अपनी उंगलियों का वाइन साफ कर लेना चाहिए, यू नो वॉट, तुम अभी भी किसी क्यूट से पांडा ही लगते हो एकांश, बचपन से तुम्हें जानती हूँ, जब भी वाइन पीते हो हाथों से गिर ही जाता है। ये बोलते ही एकांश उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई, क्योंकि उसकी उंगलियों पर वाइन नहीं खून की बूंदें थी, जिससे उसने झट से अपने टांग से लीक कर लिया और वहां से सीटी बजाते हुए निकल गया। मिस्टर तेज को कुछ भी समझ में नहीं आया। अकीरा एकांश के पीछे जाना चाहती थी, पर उसके डैड ने उसे रोक दिया। एकांश अपनी ब्लैक मर्सिडीज में आकर बैठ गया। उसके ड्राइवर ने कार को फुल स्पीड के साथ ड्राइव करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एकांश अपने स्टारडम नाइट विला पर आ चुका था। वह चारों तरफ एक स्माइल से देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी खालीपन में कोई लौट आया है। वह उस कमरे की तरफ जाने लगा जहां उसने अनमोल को बंद किया था। वहां आते ही उसकी नज़र खुले हुए रूम पर पड़ी, जिससे एकांश ने अपना गार्डन टेढ़ा करना शुरू कर दिया। तभी वहां उसकी नज़र शिवा पर पड़ी, जो अपने सर पर हाथ रखते हुए, हम पहले ही बोले थे लड़की भुक्काल है, मेरे सर पर मार के भाग गई। एकांश का चेहरा पूरी तरीके से सख्त हो गया। वो अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए, भाग गई, शिद्दत से ढूंढा था, तुमने उसे भगा दिया वाय शिवा। क्या पुलिस अनमोल से पूछताछ कर पाएगी और उस जोकर का पता लग पाएगी? वेदांश ने अनमोल को अपनी गर्ल क्यों कहा? क्या हुआ, उससे प्यार करने लगा है?
क्या होगा जब एकांश को पता चलेगा उसी के दोस्त ने उसकी जीने की जुनून को उससे छीन लिया है? क्या वह जोकर अनमोल की मदद करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहे अपने हर एक सवालों के जवाब। तू दीवानगी है मेरे साथ। चैप्टर -10। एकांश का चेहरा पूरी तरीके से सख्त हो गया। वो अपना गर्दन टेढ़ा करते हुए भाग गई। शिद्दत से ढूंढा था, तुमने उसे भगा दिया वाय शिवा। शिवा अपने सर के पास से अपने हाथों को हटा दिया और समझ नहीं पा रहा था एकांश को कैसे पता चला। वही एकांश आगे बढ़ा। उसने शिवा के कॉलर को पकड़कर अपना हाथ शिवा पर उठाने वाला था कि वह बिल्कुल उसके चेहरे के पास ले जाकर रोक पड़ा और भागते हुए अपने विला के बाहर आया। वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक से बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही एकांश के सर में एक तेज दर्द होने लगा। उसने अपना हाथ अपने सर के पास रखते हुए वही विलाके में गेट पर ही गिरने लगा। बारिश की बूंदे में ही उसे कुछ दिखाई देने लगा, जैसे कि कोई उसे छोड़कर जा रहा हो। उसके सर में बस तेज दर्द होते जा रहा था, जिससे एकांश ने अपने सर को अपने एक हाथों से रखा हुआ था और दूसरा हाथ वही सीढ़ियों पर पंच बनाकर मारे जा रहा था। एकांश के सामने उसके डैड कुछ पेपर उसके मॉम पर फेंकना जो डाइवोर्स के थे, वो बार बार चीखे जा रहे थे, सिग्नेचर नाउ। एकांश ये सब विजन करते हुए अपने हाथों को सीढ़ियों पर मारे जा रहा था। बारिश में उसके माँ भगाने लगी। अचानक से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दिया। एकांश जोर जोर से चीखने लगा। खून बहते हुए वही बारिश हो रही बूंद में मिलने लगा था। शिवा तुरंत ही दौड़ते हुए बाहर आया, जिसकी नज़र एकांश के इस हालात पर पड़ी। वह बिल्कुल पूरी तरह के शौक हो गया और बोलने लगा, स्टार मैं अभी और इसी वक्त हमारे डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फक, वो डॉक्टर कहीं गायब है। क्या करूँ, ये बारिश कैसे मैंने वेदर देखा, शीट क्या करूँ। एकांश ने अपना सर के पास से हाथ उठाकर शिवा को दिखाने लगा। एकांश के आंखों के सामने घूंघट में किसी का चेहरा नजर आया। जब उसने अनमोल को देखा था, उसे किसी के दिल की धड़कन सुनाई देने लगी थी, जो और किसी की नहीं अनमोल की थी। जब एकांश ने उसे महसूस किया था, अनमोल के सामने आते ही एकांश के सर का दर्द ठीक हो गया, पर वह अपना दूसरा हाथ अभी वही सीढ़ियों पर मारे जा रहा था। उसके होठों पर एक अजीब तरह के ही एक स्माइल देखी जा सकती थी। शिवा ने तुरंत ही अपना फ़ोन निकालकर उसे पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया और बोल पड़ा, आई नीड यू वेरी वेल। इस वक्त या इन दिनों एकांश को ज़रूरत होती है। वो तुम्हें देखना नहीं चाहता पर मानता भी है। शिवा भी वही सीढ़ियों के ऊपर बैठ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एकांश से पूछे कि वह ठीक हो या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनमोल गहरी नींद लेते हुए आराम से बेड पर फैल के सो रही थी। ऐसा लग रहा जैसे उसने ये कंफर्टेबल बिस्तर कभी मिला ही ना हो। वहीं सोफे पर बैठा हुए कोई अनमोल कोई देखे जा रहा था, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस वक्त वेद के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ चल रहा था। वह बस लाइट को ऑन और ऑफ किए जा रहा था, जैसे अनमोल के खराटे से उसका गुस्से से बुरा हाल रहा हो, पर फिर भी एक सुकून था। तभी उसका फ़ोन बचा हुआ फ़ोन को रिंग जोर से होने लगा, जिससे अनमोल ने बेड पर हिलना शुरू कर दिया। वही वेद का फ़ोन बेड वाले टेबल पर ही पड़ा हुआ था। वेद जल्दी से जाकर उसने फ़ोन ऑफ करना चाहा, तभी अचानक को अनमोल के ऊपर ही गिर गया। अनमोल की आंखें एकदम से खुल गई। वह अपने ऊपर वेद को इस तरह से देख जोर से चीखने को हुई तो वेद ने उसके होठों पर अपने हाथों को रख दिया अपनी और बोलने लगा, शट अप, अगर गलती से एक आवाज़ भी निकाली तो। ये सुनते ही अनमोल ने अपनी आंखों को घुमाना शुरू कर दिया। वेद अपनी आंखें दिखाते हुए, डॉल तुम मुझे अपनी आंखें दिखा रही हो। एक तो न जाने कौन सा ऐसा जादू चला दिया है मेरी दादू पर, जो मेरी तरफ अब देखना भी नहीं चाहते। और क्या कहा था उन्होंने, वह तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, राइट? तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा? ये सुनते ही अनमोल ने फिर से अपनी आंखों को घुमाना शुरू कर दिया। वही वेद फिर से अपनी आंखें दिखाते हुए, जवाब दो, तुम्हारी तो लैंग्वेज भी मुझे समझ नहीं आती। वैसे कहीं तुम लखनऊ की जगह कोलकाता से तो नहीं काला जादू करने में माहिर हो जो तुमने दादू पर किया है? वेद के कहते ही अनमोल ने अपने एक हाथ से वेद के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और बोलने लगी, जो भी हमको मिलत है सब पागल ही मिलत है। हमारे मुंह को ढक दिया हो और कहत हो हम बात करें। अरे कैसे कोई बिना मुंह से बोल सकत है? थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना आपके सेंस में।
ये सुनकर वेद ने ध्यान दिया, वह तुरंत ही अनमोल अपना हाथ ऊपर से उठने लगा था। वही अनमोल अपनी टीम टीम आंखों से वेद को देख रही थी। ऐसा लग रहा उसके पेट में आज 1000 बटरफ्लाई एक साथ उड़ रही हो। वेद का देख रहा छोरी चेस्ट, उसके साथ चेहरा और उसकी डार्क आंखें जैसे अनमोल को हिप्नोटाइज कर लिया हो। वह उसे देखते ही बोलने लगी है, आप बिल्कुल हमारी कहानी के हीरो जैसन हैं, बिल्कुल वैसे ही। पर ये सुनते ही वेद अपनी आंखें दिखाते हुए, पर क्या टेल मी अनु, इतनी क्वालिटी है मेरे अंदर, पहले तो मेरी किसी ने तारीफ नहीं की, न जाने क्यों सब देखकर भाग जाते हैं, इतना बुरा नहीं हूँ मैं। और ये सुनते ही अनमोल वेद की आंखों में देखते हुए, आपको किसने बोल दिया आप बुरे हैं, आप तो एक एंजल हो जिसने हमें बचाया एक डेविल से। ये सुनते ही वेद की आंखें छोटी हो गई। वह अपना हाथ अनमोल के चेहरे पर रख अपनी उंगलियों से उसके बाल को हटाने लगा था कि तभी जोर से किसी की चीखने की आवाज है। ऐसा लगा वेद को किसी ने एक किक मारा हो। वेद झटके के साथ ही अनमोल के लिए ही बेड के नीचे गिर गया। अचानक से कमरे में लाइट चल गई। जिया जोर से चीखते हुए, ओ माय गॉड, इसलिए आपने मेरी बेस्टी को अपने पास छुपाया, हाथ मत लगाएगा, इसे छोड़े, इसे छोड़े, आप दूसरे के साथ जो करते हो वो मेरी दोस्त के साथ नहीं कर सकते। ये बोलते हुए जिया ने अनमोल की तरफ लपकना चाहा तो वेद में बड़ी ही नजफ़ात के साथ अनमोल की कमर में हाथ लगाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे एक पल के लिए उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। ये देखकर जिया की आंखें और भी ज्यादा फैल गई थी। वही उसकी आवाज सुनकर कमरे में जिया अपनी माँ आ गई और बोलने लगी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ। वह भी वेद और अनमोल को इस तरह पड़ा हुआ देख बिल्कुल खामोश होकर वेद को देखने लगी थी, क्योंकि वेद को लड़कियों से चील थी। वह उन्हें देखने की तो दूर की बात है, उनके पास भी जाने से कतराता था। उसकी माँ ने न जाने उसके लिए कितनी लड़कियां देखकर ब्लाइंड डेट फिक्स किया, पर वह हर बार अपनी जगह अपने असिस्टेंट राजवीर को भेज देता। पर अनमोल को इस तरह से करीब जाता हुआ देखकर उसकी माँ को भी बेहद खुशी हो रही थी, और अनमोल थी भी तो इतनी प्यारी। वही जिया को वेद को अनमोल के करीब जाता हुआ देखो से एक जेलसी हो गई थी। किया बेहद गुस्से से ही चीख जा रही थी, जिसे देख वेद का गुस्सा पूरी तरीके से चढ़ गया। वो खड़ा होकर उसने तुरंत ही अपना हाथ निकला और एक थप्पड़ जिया के गालों पर दे मारा, जिससे जिया वही बेड पर गिर गई है। ये देखकर वेद की माँ ने अपने मुंह पर हाथों को रख लिया और चीखने लगी, ये क्या हरकत है वेद। वेद अपनी आंखें दिखाते हुए, सी मॉम समझा दे इसे, कहीं ऐसा ना जो मैं दूसरे के साथ करता हूँ इसके साथ कर बैठूं, बस अब और नहीं। ये कहते हुए वेद अपना फोन उठाकर वहां से निकल गया। वहीं अनमोल भी ये देखकर हक्की बाकी रह गई थी। वेद एक वाइट एंड ब्लैक कमरे में आया जहां एक लैपटॉप रखा हुआ था। उसने तुरंत उसे पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, जिस पर लिखा हुआ था अंडरस्कोर करमाइस बैक। सुना था बट अब होगा जो किसी ने नहीं सुना होगा। डैड ने इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचा है, पर आखिर कब तक मैं उनका राइट हैंड बनकर उनके नाम के लिए काम करता रहूंगा। नाउ बिगिंस माय गेम, अब तो रास्ता भी मिल गया है। ये बोलते ही वेद के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वह अपने फोन को चेक करते हुए तुरंत अपने विला के बाहर आकर वह कार में बैठ गया। उसके हाथों में एक सिगरेट थी, जिसे पीते हुए उसने फुल स्पीड के साथ ही कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। एकांश गुस्से के साथ ही बारिश को होते हुए सीढ़ियों पर देखे जा रहा था। बचपन में हुए वाक्य के बाद एकांश से हिम्मत भी नहीं हुई थी कि वह कभी बारिश में जा सकता। शिवा साफ देख पा उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था उसने ये गलत किया है, पर एकांश जैसा शख्स जिसके लिए उसका ईगो ही सबसे पहले है, तो क्या वो किसी लड़की से प्यार कर पाएगा। क्योंकि शिवा ने देखा था कपड़ों से कहीं ज्यादा एकांश को लड़कियों को बदलते हुए। एकांश बारिश को देख ही जा रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक लंबी परछाई आई। सामने बड़े से अम्ब्रेला में खड़े सिगरेट की किस्त लगाते हुए वेद खड़ा हुआ था, जो आकर एकांश के बगल में ही बैठ गया और बोलने लगा, हेलो ब्रदर, अंडरस्को लगता है आज स्टार को बादलों ने छुपा दिया है। वेद की बातें सुनते ही एकांश ने उसके हाथों का सिगरेट ले लिया और उसे एक लंबी किस्त खींचते हुए, यू नो वॉट, तुम अपना शक्ल लेकर जब भी आते हो तो बताओ कौन से कॉन्टैक्ट के लिए मेरे पास आए हो बिग ब्रदर। ये सुनते ही वेद के चेहरे पर एक स्माइल गई। वह तुरंत ही बारिश की बूंदे को देखते हुए, कुछ खास नहीं, बस एक पुराना ही है, जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें चुकाना होगा। और अब कौन है जिसने घायल कर दिया। एकांश तुरंत ही हंसते हुए अपने जख्मी हाथ को देखने लगा और वेद की आंखों में इस सिगरेट से पीते हुए, हो
है, नसीबों ने मिलाया है, घायल तो तुम भी लग रहे हो ब्रदर। वेद एक स्माइल करते हुए उसने एकांश का सिगरेट ले लिया और बोल पड़ा अंडरस्को बिल्कुल। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में बैठी हुई थी जिनके हाथों में एक लॉकेट था। यह वही लॉकेट था जिसने अनमोल पहनी हुई यहाँ आई हुई थी। वो उसे लॉकेट को देखकर उन्होंने अपने डेस्क में हाथों से छुपाना शुरू कर दिया और बेड पर बैठते हुए, ये नहीं हो सकत है, तुम जिंदा नहीं हो सकत हो, अगर जिंदा हो तो भूचाल आ जाएगा। हम इस लड़की को अपने पास संभाल के तो रख लिए हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, जिसे संभालने के लिए तुमने घर छोड़ दिया और इस बिटिया का घर उजड़ गया, पर तुमने तो वादा किया था। ये बोलते ही दादी की ऐसा लग रहा था जैसे सांसें रुक रही हो। देखते देखते वह वही चेयर पर उनकी आंखें बंद हो गई। तो दोस्तों, एकांश को वेद कैसे जानता है और दोनों ने एक दूसरे को भाई क्यों कहा, और दादी कौन से राज को छुपा रही है? वेद ने क्यों जया को थप्पड़ मार दिया? क्यों वह इतना मिस्टीरियस सा है? क्या होगा जब पता चलेगा? वो दोनों एक ही लड़की को पसंद करने लगे। क्या अनमोल की वो जोकर मदद करेगा? जानने के लिए बने रहे तू दीवानगी है। तो क्या अनमोल वेद को मिलेगी या एकांश के बीच बंद के रह जाएगी, या तीनों की जिंदगी उलझेगी? जानने के लिए पढ़ते रहे तू दीवानगी है। धन्यवाद दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये उपन्यास कैसी लगती है और मुझे लगता है कि अनमोल किसको मिलेगा। कमेंट जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।